Good morning to one and all present here, respected ma'am, and all my dear friends. Myself, Priya Ratna Khakha, and today is my seminar. The topic of the seminar is mineral and salt absorption. This is the content of the topic through which we are going to deal this topics. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. प्लांट्स मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और जब वो अपने मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं. सॉइल एक मेन सोर्स होता है मिनरल सॉल्ट का, जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और ये आपके क्ले क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग मीजल्स बोलते हैं. और जो मीजल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इसीलिए उनका बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसलिए उनके सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस हो जाते हैं. बट क्या होता है कि जब सॉल्ट एब्जॉर्प्शन होता है तो ये जो बैलेंस जो इन्होंने मेंटेन करके रखा है वो डिस्टर्ब हो जाता है. इसीलिए इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. किसी भी मूवमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट या फिर किसी भी डिज़ोल्व सब्सटेंस का अगर मूवमेंट सेल के अंदर या बाहर होता है तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट या फिर फ्लक्सेस बोलते हैं. अगर कोई डिज़ोल्व सब्सटेंस आपके सेल के अंदर एंटर करता है तो उसको हम लोग इनफ्लक्स बोलते हैं, और अगर आउटवर्ड माइग्रेट करता है कोई आयंस तो उसको ईफ्लक्स बोलते हैं. प्रीवियसली ये माना जाता था कि जो मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन है और जो प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन है ये दोनों एक ही प्रोसेस है. बट बाद में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया कि ये जो मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन और जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ये दोनों एक डिफरेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो वाटर है वो आपके रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और जो मिनरल्स हैं वो आपके मेरिस्टेमेटिक जोन के थ्रू अपटेक किए जाते हैं प्लांट्स में. तो ये जो मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन है, इसके दो मैकेनिज़्म होते हैं. फर्स्ट है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन. पैसिव एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग को किसी मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसको सबसे पहले ब्रिजर्स रॉबर्टसन ने इसको बताया था 1957 में. इनके हिसाब से जो मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन होता है वो किसी भी टेम्परेचर या फिर मेटाबॉलिक से इनहिबिट नहीं होता. जो आयंस होते हैं प्लांट्स टिश्यू में बहुत ज़्यादा रैपिड अपटेक किया जाता है उनका, और इनका जो अपटेक होता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के टुवर्ड्स होता है. ये पैसिव एब्जॉर्प्शन को समझाने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई थी डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू. यहाँ पे 4 थ्योरीज हैं. पहला है आपका डिफ्यूजन, मास फ्लो थ्योरी, आयन एक्सचेंज थ्योरी और डोथम इक्विलिब्रियम थ्योरी. तो हम लोग सबसे पहले पैसिव एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए डिफ्यूजन थ्योरी को समझेंगे कि डिफ्यूजन आखिर होता क्या है. किसी भी आयंस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के टूवर्ड्स होता है अलॉन्ग विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं. डिफ्यूजन में क्या होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स या आयन आपके सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं तो ये तब तक डिफ्यूज़ होंगे जब तक आपका जितना ज़्यादा आपका केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट आप जितने लंबे समय तक उसको मेंटेन कर सकें इक्विलिब्रियम स्टेट में. और ये जो डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके केमिकल ग्रेडियंट से. डिफ्यूजन 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें अगर किसी भी आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है. इसमें किसी भी हम लोग को प्रोटीन या कैरियर की ज़रूरत नहीं होती. इसमें डायरेक्टली ही मेम्ब्रेन ही आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और सेल के अंदर इंटर करता है. एग्जाम्पल हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें क्या होता है
कि लाइट्स की प्रेजेंस में जब प्लांट्स में जो स्टोमेटा ओपन होता है तो उसमें जो आयंस हैं प्लांट्स के अंदर एंटर करते हैं, और जब वो एंटर करते हैं तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स मूव करते हैं, जिसके वजह से हम लोग को ना तो यहाँ पे किसी प्रोटीन या किसी कैरियर की ज़रूरत होती है, या फिर ना ही किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर सेकंड था आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमको किसी भी आयन या फिर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एक कैरियर की ज़रूरत होती है। वो कैरियर कुछ भी हो सकता है, मोस्टली प्रोटीन्स ही होते हैं जो कि उनके सेल वॉल पे एम्बेडेड रहते हैं। वो क्या करते हैं, आयंस के साथ बाइंड होकर उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और फिर उसके बाद उस आयंस को वो सेल के अंदर एंटर कर देते हैं। फिर सेकेंड थ्योरी है आपकी मास फ्लो ऑफ आयन। मास फ्लो ऑफ आयन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा ही रूट्स आयन का अपटेक होगा रूट्स के थ्रू, क्योंकि इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में किसी भी मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है आपका आयन एक्सचेंज थ्योरी। आयन एक्सचेंज थ्योरी टू टाइप्स की होती है, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, और सेकंड है आपका द कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इसमें क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स और आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है जो कि मोस्टली नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। द कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी में क्या होता है कि ये जो रूट्स हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स के सरफेस पे कुछ आयंस प्रेजेंस होते हैं, और जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों ही अपने एरिया पे ऑसिलेट करते रहते हैं, कुछ लिमिटेड एरिया पे ऑसिलेट करते रहते हैं, मतलब वो हिलते रहते हैं, क्योंकि वो टाइटली बाउंडेड नहीं रहते अपने अपने एरिया से। जो रूट है ऐसे उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, और जो क्ले पार्टिकल्स हैं उसमें पोटेशियम आयन प्रेजेंस होता है। तो जब ये ऑसिलेट करते हैं तो क्या होता है कि ऑसिलेट करते करते ये जो दोनों आयन्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, और ओवरलैप करने के बाद वो दोनों एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो रूट हेयर्स है वो पोटेशियम आयन को कैरी करेगा, और जो क्ले पार्टिकल्स है वो हाइड्रोजन आयन उसमें प्रेजेंट होगा। अब उसके बाद जो रूट्स हैं वो पोटेशियम आयन को अपने अंदर एंटर कर लेंगे। इसी के थ्रू ये जो पोटेशियम आयन है वो प्लांट्स के अंदर एंटर करेगा। इस फिनोमेना को हम लोग कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी बोलते हैं। सेकेंड है आपका द कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इसमें जो हमारे रूट्स हेयर्स होते हैं उनमें कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन प्रोसेस होते रहता है। रेस्पिरेशन का मतलब ये जो रूट्स हेयर होते हैं ये कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है तो सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और फर्दर ये जो कार्बोनिक एसिड है वो आगे जाके स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। फिर जो हाइड्रोजन आयन है वो पोटेशियम आयन के साथ एक्सचेंज हो जाता है, और फिर उसके बाद पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन है रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट्स में इंटर करते हैं। ये आपका डोनम इक्विलिब्रियम।
इस थ्योरी के हिसाब से जितने भी फिक्स्ड और नॉन डिफ्यूजिबल एनायंस होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे एक्यूमुलेट करते रहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इम्परमिएबल होता है फिक्स्ड एनायंस के लिए, मतलब वो कुछ सर्टेन आयंस को ही अलाउ करते हैं कि सेल के अंदर वो एंटर कर सके। बट ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो कुछ कैटायंस और एनायंस के लिए परमिएबल होते हैं जो कि एक्सटर्नल मीडियम में प्रेजेंट रहते हैं। तो जो सेल के अंदर बहुत सारे एनायंस प्रेजेंट रहते हैं जिनका हम लोग को इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग को उन आयंस की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक्सटर्नल मीडियम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आयंस या फिर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है और इसमें हम लोग को केमिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें किसी भी आयंस या मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स मूव करता है। इसमें जो एनर्जी की जो रिक्वायर्ड होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। एग्जांपल हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स शुगर, आयंस, लार्ज सेल्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट है आपका कैरियर कॉन्सेप्ट, सेकेंड है आपका साइटोक्रोम पंप थ्योरी और थर्ड है आपका बेनेट क्लर्क थ्योरी। कैरियर कॉन्सेप्ट इस थ्योरी के हिसाब से हम लोग को किसी भी आयन या फिर मॉलिक्यूल को अगर हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना है या फिर सेल के अंदर एंटर करना है तो हम लोग को एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो कैरियर है एक्सटर्नल मीडिया में प्रेजेंट रहता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर ये आयंस को तभी सेल के अंदर एंटर करेगा जब ये एक्टिवेट होगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। वो एंजाइम है आपका काइनेस और फॉस्फेटेस एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में और एटीपी के हेल्प से ये जो कैरियर ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये कैरियर एक्टिवेट हो जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस को बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। जब आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो ये सेल के अंदर आयंस को रिलीज़ कर देता है। फिर रिलीज़ करने के बाद ये वापस से एक्सटर्नल मीडियम में जाता है और फिर किसी दूसरे आयंस को के साथ बाइंड करके उनको सेल के अंदर एंटर करता है। फिर नेक्स्ट है आपका साइटोक्रोम पंप थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से जो रेस्पिरेशन और एनायन एब्जॉर्प्शन होता है इन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इन लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट लिया जाता है जिसको वाटर में डिप करते हैं। वाटर में डिप करने के बाद सॉल्ट सोल्यूशन में उसको डिप किया जाता है। इसके बाद क्या देखते हैं कि जो इस प्लांट का जो रेस्पिरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है नॉर्मल रेट से। दैट मीन्स अगर इसका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ होगा तो ये जो सेल वॉल के बाहर जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं वो ईज़िली सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जब ये आयंस आपके सेल के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए आएंगे तो ये जो सेल है इसके अंदर डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंट है जो कि क्या करता है इनको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में स्प्लिट कर देता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके उनको साइटोक्रोम पंप में ट्रांसफ़र कर देता है। इस सेल के अंदर साइटोक्रोम पंप भी चल रहा है कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद ये पंप के साथ चलते हैं और सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बेनेट क्लर्क थ्योरी। बेनेट क्लर्क थ्योरी के हिसाब से इसको सबसे पहले बेनेट क्लर्क ने 1956 में दिया है। इन साइंटिस्ट के हिसाब से हम लोग को किसी भी आयन या मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसपोर्ट करना रहता है तो इसके लिए हम लोग को एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है और वो कैरियर एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन का नाम है लेसिथिन। लेसिथिन एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। दैट मीन्स ये एनायन कैटायंस दोनों को कैरी करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये जब सेल के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक लेसिथिनेस एंजाइम करके प्रेजेंट है जो कि लेसिथिन को स्प्लिट करता है फॉस्फेटाइडिक एसिड और कॉलिन में। और उसके बाद ये कॉलिन और फॉस्फेटाइडिक एसिड कोलिन एसिटाइलेस एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल
कोलिन का फॉर्मेशन करता है, और एसिटाइलिन कोलिन कोलिन एस्टरेस की प्रेजेंस में लाइसिथीन का फॉर्मेशन करता है, और फाइनली ये जो लाइसिथीन है ये प्लांट के अंदर इंटर करता है रूट्स के थ्रू। फिर है उसके बाद आपका डिफरेंस बिटवीन पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अनदर एक्टिव में हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है उसमें किसी भी आयंस का जो मूवमेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के टुवर्ड्स होते हैं। वहीं पे ये जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में लोअर कॉन्सेंट्रेशन की से हायर कॉन्सेंट्रेशन के टुवर्ड्स होते हैं। जो पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसी भी टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वाइल ऑन अदर हैंड दी एक्टिव जो एब्जॉर्प्शन है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के टेम्परेचर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में इन्फ्लुएंस्ड होता है। फिर उसके बाद है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन में किसी भी कैरियर या फिर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, बट एक्टिव एब्जॉर्प्शन में प्रोटीन और कैरियर की ज़रूरत होती है। पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये एक कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है, बट जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो रैपिडली प्रोसेस है। फिर आते हैं आपके फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपके मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मिनरल्स और सॉल्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस तक ही मिनरल्स और सॉल्ट को अपटेक कर सकते हैं। अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस के अबव पहुँचे टेम्परेचर तो वो उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है आयंस का अपटेक करना। फिर सेकेंड है आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स द पीएच। पीएच भी एक मेजर रोल प्ले करता है प्लांट मिनरल एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने में, क्योंकि कुछ ऐसे सर्टेन प्लांट्स होते हैं जो कि ऑप्टिमम पीएच में ही ग्रो करते हैं। इसलिए मान लीजिए कोई ऐसे प्लांट्स है जो कि 5 पीएच 7 पीएच पे ग्रो करते हैं, और उनके लिए पीएच वहाँ पे जितना पीएच उनको चाहिए उतना पीएच अगर उनके लिए ना हो तो वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और मिनरल्स का भी अपटेक नहीं कर पाएंगे। थर्ड है आपका लाइट। लाइट भी एक इम्पॉर्टेंट अफेक्टिंग फैक्टर है जो कि मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो स्टोमेटा है वो ओपन प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन्स होते हैं, जिसके थ्रू आयंस प्लांट्स के अंदर इंटर करता है। जब मान लीजिए कि अगर एक्सेस अमाउंट में अगर आपके मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे तो वो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको ये जो मिनरल्स और न्यूट्रिशंस होते हैं वो सिर्फ उनको एक्सेस नहीं, सिर्फ स्मॉल अमाउंट में ही उनकी ज़रूरत होती है। फिर फोर्थ है आपको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्लांट मिनरल सॉल्ट को अफेक्ट की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि इसकी एब्सेंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आयंस को अपटेक करने के लिए। सेकंड है आपका इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में फर्स्ट है आपका ग्रोथ। ग्रोथ भी एक मेजर रोल प्ले करता है फैक्टर अफेक्टिंग फॉर सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, एंड द लास्ट वन इज द एजिंग। ये लास्ट है आपका रेफरेंस, एंड थैंक यू।